आज का हेडिंग दीजिए और संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। ठीक है। कल इसका थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड पढ़ा था। अगर औपचारिक रूप से कहें वास्तविक में तो संविधान सभा के लिए सर्वप्रथम किसने मांग रखी थी? संविधान सभा के गठन की बात सबसे पहले किसने किया था? कल लिखवाया था, किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। नहीं, मैंने एक कल लिखवाया था कि औपचारिक रूप से जो वास्तविक है, वास्तविक रूप से अगर हम जिसे एम देखें। क्या? एन रॉय ने। एम एन रॉय, वेरी गुड। एम एन रॉय। ये कब किया था इन्होंने? बताइए। 1939। 39। 1934। 1934 में इन्होंने किया था। 1939 में मैंने बोला था कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था नेहरू वाला, जब हम कांग्रेस अधिवेशन पढ़ेंगे तो उसमें सारा डिटेल से पढ़ेंगे। तो उस समय और इसे वैचारिकता जो थी है ये एम एन राय साहब का, उसको प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि किस मिशन या आयोग में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करा था? ये क्वेश्चन आप लोगों को बोला था कि स्टार क्वेश्चन है, याद रखना। किस में किया गया था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। ठीक है। और व्यवहारिक रूप से जो कैबिनेट मिशन आने की बात हुई थी वो 1946 का जो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। ऐसा क्वेश्चन रहेगा किसके आधार पर, तो कैबिनेट मिशन। ठीक है। अब देखो, अब हमें इसमें देखना है कि संविधान सभा का गठन जो हुआ वो कैसे हुआ। अब इसमें यह है कि देखो, इसमें हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, एक नोट लिखिए। नोट लिखिए और यहाँ पे लिखिए कि जुलाई माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। जुलाई 1946, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव, संविधान सभा के लिए, ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव का आयोजन किया गया। ठीक है, चुनाव का आयोजन किया। अब देखो, अभी जब हमने बोला था संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना निर्धारित की गई थी, पिछले जब हमने कैबिनेट मिशन पढ़ा था तो संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या इसमें कितने निर्धारित की गई थी? 15 थे। सदस्यों की कुल संख्या कितना निर्धारित किया गया था? कुल 13 थे, बाद में 15 हो गए थे। नहीं नहीं, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या, वो देखो फिर वही 13 और 15 पे चले गए। वो अंतरिम सरकार है और ये संविधान सभा है। सभा में 15-13 लोग कैसे होंगे? वो 13 और 15 जो आप कह रहे हो वो अंतरिम सरकार है। पहले 13 था, बाद में 3 लोगों को हटा करके 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया गया था। वो अलग चीज है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि संविधान सभा के लिए कुल सदस्यों का संख्या जो निर्धारित किया गया था वो 389 किया गया था। 389 किया गया था। और इसमें बोला था कि जो 11 प्रांत ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश प्रांत कितने हैं? ब्रिटिश प्रांत टोटल 11 ब्रिटिश प्रांत है। और इसमें ब्रिटिश प्रांत के लिए कितने सीट निर्धारित किए गए थे? 290। और मैंने बताया था कि 4 जो कमिश्नरी है,
चीफ कमिश्नरी था, चीफ कमिश्नरी कहें या सीधा सीधा कमिश्नरी प्रांत कहें, चीफ कमिश्नरी। और कौन कौन थे चीफ कमिश्नरी? अगर इतना दिन से मैं बोल रहा हूं, आप लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है? चीफ कमिश्नरी की संख्या 4 थी, और ये कौन कौन था चीफ कमिश्नरी में? एक दिल्ली, अगर चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है। एक है दिल्ली, नहीं सर लिख लेंगे। दिल्ली। दूसरा चीफ कमिश्नरी था अजमेर और मारवाड़ को मिला करके, अजमेर राजस्थान का था ये, और मारवाड़। तीसरा जो कश्मीरी है, ये जो कमिश्नरी था, ये था कुर्ग। और एक था ब्रिटिश, जो बलूचिस्तान का जो क्षेत्र था वो हो जाएगा, तो एक कुर्ग लिख लो, कुर्ग। और चौथा है ब्रिटिश, ब्रिटिश और बलूचिस्तान। ये डायरेक्ट, ये ध्यान रखना, ब्रिटिश प्रांत नहीं थे, ये कमिश्नरी थे, ये 4 कमिश्नरी थे, और इन कमिश्नरियों में भी चुनाव होने थे। ठीक है, तो 4 चीफ कमिश्नरी है। इस तरह से टोटल जो आप लोगों को बताया था कि टोटल जो चुनाव होने थे वो कितने सीटों पे, यहाँ से टोटल मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल कितने हो जाएंगे। तो चुनाव जो करवाएंगे जुलाई से लेकर के, जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ था, जुलाई से शुरू हुआ था 1946। तो इसमें टोटल जो चुनाव होगा वो 292 प्लस 4, कल भी आप लोगों को बताया था कि 296 सीट के लिए चुनाव हुआ था। तो लिख लो, टोटल जो चुनाव हुए थे 292, मतलब 292 प्लस 4 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन पिक आउट कर सकता है, और अच्छे क्वेश्चन होंगे। अब जैसे देखो हमारे पास, सर लिख नहीं पाए तो दे दो। अच्छा लिख नहीं पाए, कोई नहीं। देखो यहाँ पे मैंने बताया कि जो सदस्यों की जो कुल संख्या निर्धारित की गई थी वो कितना था, ये तो लिख लिया आपने। जी सर। सदस्यों की कुल संख्या था 389, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 थी, और 11 से 292 चुन करके आने थे, और 4 चीफ कमिश्नरी थे, तो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश, बलूचिस्तान। तो अब जो चुनाव जो हुए थे जुलाई अगस्त में, ये टोटल हुआ था 292 प्लस 4 सीट के लिए चुनाव हुआ था, यानी कि 296। ठीक है, टोटल 296 सीट के लिए, आप ऐसे लिख लीजिए, टोटल 296 सीट के लिए पर चुनाव हुआ था। ठीक है, 296 सीट पर चुनाव हुआ था। अब देखो 296 सीट पर जो चुनाव हुआ है, इसमें 4 कमिश्नरी है, ध्यान रखना। तो इस चुनाव में ऐसे जरूर लिख लेना, इसको एक पॉइंट बना लीजिए, 296। इसमें से कांग्रेस कितने सीट जीते थे? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस को कितना सीट मिला था? अगर क्वेश्चन बनेगा कि कितने सीटों पर चुनाव हुआ, कांग्रेस को कितने सीट मिले, तो ये सब क्वेश्चन याद रखो। 208 कांग्रेस को मिला था। मुस्लिम लीग को कितना मिला था? मुस्लिम लीग 78 सीट पर, नहीं कितना, 73 सीट पर मुस्लिम लीग को चुनाव में जीत मिली थी। इसके बाद देखो एक एक सीट था, एक एक सीट, मतलब कि एक एक ऐसे लिख लेना, एक एक सीट। कुछ पार्टियां हैं जिसको मिला था, यहाँ पे 3-4 पैर बना लेना, एक एक सीट मिला था, लिख लो यूनियनिस्ट, यूनियनिस्ट, यूनियनिस्ट पार्टी। दूसरा लिख लो शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी। ठीक है, शेड्यूल कास्ट,
एक है कृषक प्रजा पार्टी। कृषक प्रजा पार्टी के बाद लिख लो एक जो आपका अनुसूचित जाति संघ से एक आया था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जाति संघ से, और एक सिख जो गैर कांग्रेसी थे, सिख गैर कांग्रेसी, और एक आपका हो जाएगा साम्यवादी दल को भी एक सीट मिला था, साम्यवादी। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना, एक तो कांग्रेस का कितना सीट है ये आपसे पूछे ना पूछे, लेकिन याद रखो मुस्लिम लीग याद रखना, एक स्टार लगा करके लिख लो, एक स्टार लगा करके लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट कि 296 सीट पर जो चुनाव हुआ था, इसमें से निर्दलीय लोग चुन करके आए थे क्या? तो निर्दलीयों को कितना, जो निर्दलीय चुन करके आए थे उनमें कितने सीट थे? निर्दलीय कितने लोग निर्दलीय चुन करके आए थे संविधान सभा में? लिख लो 8। यहां पे स्टार लगा लेना, आने वाला समय में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, संविधान सभा में निर्दलीय सदस्य कितने चुन करके आए थे। अब देखो कुछ पॉइंट और लिख लीजिए आप लोग। संविधान सभा का जो अभी हमने गठन किया है, संविधान की निर्माण जब करेंगे तो वहां पे संविधान सभा के बारे में हमें संविधान की निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हमें पढ़ना है, जो संविधान सभा द्वारा किया जाएगा आगे। इसमें कुछ नोट लिख लो, नोट स्टार लगा करके लिख लेना। देखो अब इससे क्या आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो इससे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनाएगा तो इसे साफ झलक निकलता है कि जो संविधान सभा है हमारा, संविधान सभा वो क्या है? वो एक बहुदलीय निकाय है। ठीक है, बहुदलीय निकाय है। यहां पे जो मैंने बोला कि नोट लिख लो, नोट में लिखिए फ्रैंक एंथनी, फ्रैंक एंथनी, फ्रैंक एंथनी, ये आपका एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन। पीएच मोदी, पीएच मोदी ये पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे, पारसी समुदाय। सर ये सभी निर्दलीय थे? क्या? नहीं देखो, ये सभी निर्दलीय थे। एंग्लो इंडियन जो ये थे कुछ जो आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में कि एंग्लो इंडियन को जैसे अब मान लो सीट नहीं है तो मैंने क्या बोला था कि एंग्लो इंडियन को क्या करेंगे, वाइस राय, याद है कि अपॉइंट कर सकते हैं, वाइस नॉमिनेट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। नॉमिनेट करेंगे। तो देखो ये याद रखना, फ्रैंक एंथनी एंग्लो इंडियन और पीएच मोदी पारसी समुदाय से थे। अच्छा एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखो सर हाँ। सर एक रिक्वेस्ट है, उसको बोर्ड पे से डिलीट कर दिया आपने मैं लिखने वाला था एक्चुअली, मैं अभी। अच्छा नहीं डिलीट नहीं करा है, डिलीट नहीं करा, ये लीजिए फ्रैंक एंथनी एंग्लो इंडियन। अच्छा ये डायग्राम नहीं लिखा है, देखो 296 में 292 प्लस 4 मैंने बताया था, 292 11 प्रांत के और 4 कमिश्नरी के थे। इस पे जो चुनाव करवाए गए थे तो उसमें आपने देखा कि इसमें कांग्रेस को 208 सीट मिला था, मुस्लिम लीग को 73 मिला था। ठीक है, और एक एक सीट मिला था यूनियनिस्ट पार्टी को, एक शेड्यूल कास्ट को, एक कृषक प्रजा पार्टी, एक अनुसूचित जाति को, और एक थे ये जो सामान्य जो से जीत करके आए थे सिख, तो वो भी सामान्य से थे। और स्टार लगा करके लिख लेना कि इसमें 8 निर्दलीय लोग
चुन करके आए थे। और स्टार में ही ये लिख लेना, फ्रैंक एंथनी एंग्लो इंडियन और पीएच मोदी पारसी। देखो एंग्लो इंडियन जो फ्रैंक ये एंथनी है, ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा हुआ है। लिख लिया रंजित, सबने लिख लिया? यस सर। लिखिए इसको। आगे बढ़े। यस चल, सर। हाँ चलिए और लिखिए, लोग एक क्वेश्चन लिखिए, स्टार लगा करके क्वेश्चन लिखिए। देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है, ठीक है। कथन एक, कथन एक लिखो। लिखो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव, ये संविधान सभा ऐसे लिख लेना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं संविधान सभा 1946, जो 6 दिसंबर को हम लोगों ने लिखा था कि 6 दिसंबर को इसका गठन हुआ, के संबंध में सत्य है। लिख लो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। दूसरा स्टेटमेंट लिखो। दूसरा लिखिए, डॉक्टर वी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर पूना संसदीय सीट से, पूना, ठीक है, पूना संसदीय सीट से, पूना संसदीय सीट से चुने गए थे। पूना संसदीय सीट से चुने गए थे। तीसरा स्टेटमेंट लिखिए, संविधान सभा में एक भी सदस्य निर्दलीय नहीं चुने गए। निर्दलीय नहीं चुने गए थे। संविधान सभा में एक भी सदस्य निर्दलीय नहीं चुने गए थे। ऑप्शन है केवल एक, केवल एक और दो, केवल तीन, उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? एक दो। एक दो। तभी होगा। मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है, सॉरी, पहला कथन है कि भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे संविधान सभा में, ऐसे लिखना, संविधान सभा में ब्रैकेट में 1946, संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। दूसरा मैंने बोला कि बी आर अम्बेडकर संविधान सभा ब्रैकेट 1946 पूना संसदीय सीट से चुने गए थे। तीसरा है कि संविधान सभा 1946 ब्रैकेट में निर्दलीय सदस्य, मतलब एक भी निर्दलीय सदस्य नहीं चुने गए थे।
और ऑप्शन है आपके पास केवल एक और दो, केवल तीन और उपरोक्त सभी। किसी का आंसर आया था एक और दो। अच्छा है, और कोई? वेरी गुड। सर तीनों उपरोक्त सभी होगा। उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। और कोई? बी डी आंसर आया। और कोई? सभी को ही आंसर बताइए, सब क्लास में है ना? मैंने बोला था कैमरा ऑन करवाऊंगा, फिर भी आप लोग रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जो कैमरा ऑन नहीं करेंगे नेक्स्ट क्लास से पीछे हटा, वो मैं क्लास में एंट्री ही नहीं दूंगा। सीधी सी बात है, रूल है तो रूल है। अब घर पे नहीं क्लास, घर में अभी कोई बात नहीं, आज रहने दीजिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास से इसको फॉलो करना है। जो नहीं रहेंगे कैमरा ऑन करके, उसको क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। मुझे देखना भी होता है ना। अब क्लास एक तरह से क्लास रूम है। अब मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं कि यूट्यूब पे पढ़ाने वाला है, जैसे तैसे यूट्यूब पे टाइप पे पढ़ाना होता है तो मैं नोट्स लिख करके लाता और आप लोगों को पीडीएफ पे टाइप पे पढ़ा देता। मैंने पहले ही बोला था कि गूगल मीट का मतलब होता है कि मैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट ले लूंगा तो भी 100 से ज्यादा नहीं होगा, और इतना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है, मजाक करने वाले स्टूडेंट की संख्या खूब है। यूट्यूब पे जितना गाली गलौज करके पढ़ाओ उतना फेमस हो जाते हैं लोग, और फिर बाद में अपना कोर्स बेचते रहो। और कोई आंसर बताइए? एक का बी आया, एक का डी आया, और कोई नहीं आंसर बता सकते? रंजीत सो गए शायद। केवल एक और दो। केवल एक और दो, एक और आंसर आया बी। और सर ये बस? 1946 का हो रहा है ना? हाँ, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में ही हुआ था ना। सर पहले तो चले गए थे बी आर अम्बेडकर वहाँ पे पूर्वी बंगाल से, लेकिन वहाँ पे जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद तो पुणे से चले गए थे। इसका मतलब दो वाला नहीं होगा। तो वाला नहीं होगा, अच्छा। तो संविधान सभा का गठन, संविधान सभा, यहाँ पे देखो संविधान, यही चीजें सब थोड़ा सा कंफ्यूजन। देखो संविधान सभा जो है उसका गठन 1946, मैंने ये नहीं पूछा है कि 1946 के चुनाव में कहां से जीते थे। संविधान सभा गठन 1946 में कब हुआ था? 6 दिसंबर को हुआ था। और ये कंटिन्यू कब तक चला था? मैंने कल लिखवाया था आपको, मुझे बताइए। 24 जनवरी तक, 1950 तक। ये संविधान सभा जो 46 में गठन हुआ था, कब तक चला था? 24 जनवरी 1950। 50 तक। तो इसको याद रखना है ना। तो देखो पहले जो आपने लिखा ये सही है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब जो पहले जब चुनाव हुआ था तो ये आपका पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन पूर्वी बंगाल चूंकि पाकिस्तान में चला गया देश के विभाजन के बाद, तो ये फिर मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय सीट से जीत करके आए थे। ठीक है, ये मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय सीट से चुन करके आए थे संविधान सभा में। और कौन से संविधान सभा में? फिर से दूसरा कोई संविधान सभा का गठन हुआ था, या वही संविधान सभा कंटिन्यू है? सर वही है। तब और तीसरा कैसे बोल दिया? निर्दलीय सदस्य नहीं चुने गए थे। अभी मैंने बोला था आपको, इसमें निर्दलीय सदस्य कितने थे? 8। हाँ तो ये सही है? नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सर मैं कंफ्यूज करके लिखी हूँ। 8 सदस्य चुन कर आए थे निर्दलीय, इसलिए मैं ऐसे हूँ। तो ये मतलब कि इसका सही आंसर होगा केवल एक और दो। किसी को और डाउट है तो बताइए। सर तो ये 8 सदस्य जो निर्दलीय थे तो इस संविधान सभा में नहीं थे? हाँ, तो संविधान सभा में ही थे ना। संविधान सभा में अभी मैंने बताया कि संविधान सभा में जो 296 सीट पर जो चुनाव हुआ है उसमें से 208 कांग्रेस है, 73 मुस्लिम लीग है, एक एक सदस्य कई सारे पार्टी से चुन करके आए थे, और 8 निर्दलीय सदस्य चुन करके आए थे। तो निर्दलीय सदस्य तो थे ना संविधान सभा में। क्वेश्चन क्या? सभी तो होगा ना उपपक्ष भी। नहीं नहीं, मैंने क्या बोला है कि संविधान सभा में एक भी सदस्य निर्दलीय नहीं चुने गए। सही है स्टेटमेंट? एक सर यहाँ पे मैं पढ़ने में गलती की। तो इसीलिए तो मैं क्वेश्चन साथ के साथ कई बार क्वेश्चन भी पूछता रहता हूँ आप लोगों से, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन और लिखिए, स्टार लगा करके लिखना। लिखो
मुंबई प्रेसिडेंसी, या ऐसे ऐसे नहीं, मुंबई प्रेसिडेंसी लिख लो, मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट, की पूना संसदीय सीट कि किस कांग्रेस ऐसे लिखना है, कांग्रेस ऐसे लिखो, कांग्रेस के पूना सीट से किस कांग्रेस की नेता की त्याग पत्र के बाद, या त्याग पत्र के बाद डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के लिए चुने गए थे या निर्वाचित हुए थे, चुने गए मतलब कि यहाँ पे उपचुनाव हुआ था, देखो यहाँ पे उपचुनाव किया गया था, तो यहाँ पे जो पूना संसदीय सीट थे, यहाँ पे कांग्रेस के कौन नेता थे जिसे हटा करके, कांग्रेस के किस नेता को हटा करके यहाँ पे इनको लाया गया था, उनको त्याग पत्र देना पड़ा था। क्वेश्चन ये है, पूना संसदीय सीट के किस कांग्रेसी नेता के त्याग पत्र के बाद, ऐसे लिख लो, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए थे, संविधान सभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए थे। है किसी को आइडिया? नहीं है। उसका आंसर लिख लो, ऑप्शन बना लेना, आंसर लिख लीजिए आप लोग, MR जायकर, MR जायकर, ठीक है। इनको त्याग पत्र देना पड़ा था, याद रखना है, MR जायकर साहब को त्याग पत्र देना पड़ा था, और यहाँ पे फिर से उपचुनाव किया गया था, और उपचुनाव में फिर से अंबेडकर साहब जीत करके आए थे, ठीक है। एक स्टार और लगा करके पॉइंट लिखो संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बाद में हम जब संविधान की निर्माण पढ़ेंगे तो वहां संविधान सभा के कई सारे बैठक की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 9 दिसंबर 1946। 9 ठीक है। दिसंबर 1946। कहाँ भाग गए थे जी? सर मैं आया, ब्रश करने लगा, मैं थोड़ा फ्रेश होने लगा था। हाँ, मैं नेक्स्ट क्लास से वही कह रहा हूँ ना, नेक्स्ट क्लास से कैमरा ऑन कराने का यही मकसद है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास सर, में क्या sorry होता सर। है, नहीं कोई बात नहीं, कोई जी। बात नहीं, ऑनलाइन क्लास में होता अब क्या मैं है कि केवल जी। टीचर पढ़ाते हैं और टीचर ही पढ़ते हैं। स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं, वो मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता था ना, तो अनअकैडमी जी। में तो कैमरा ऑन करने का ऑप्शन नहीं था, तो मैं क्लास में बीच जी। बीच में सबसे नाम मेरी आदत क्या है कि एक बार अगर सबका नाम देख लिया तो आवाज से जी। मैं भी समझ जाता हूँ कि कौन है, ठीक है। तो उससे मैं लोगों को पकड़ते रहता था, और मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो बीच बीच में पूछता रहता हूँ, इससे मतलब ये होता है कि मैं भी जिंदा हूँ और स्टूडेंट भी जिंदा है। मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे एब्सेंट में और लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे थे, मुझे डांट पड़वा रहे हैं। बताइए, मैं 10 कुछ भी नहीं, कुछ भी आंसर दीजिए, गलत सही जो आंसर देना है दीजिए। मेरा मतलब वो होता है कि पढ़ने का मतलब ही होता है कि क्लास में भी जब मैं पढ़ाता ऑफलाइन तो इसी तरह से पढ़ाता हूँ, बीच बीच में पूछते रहना है और बोलते रहे। इससे क्या होता है कि एक तरह से आप लोगों का अच्छे तरीके से रिवीजन होगा, तो ध्यान रखना। सर एक रिक्वेस्ट है, आज के क्लास का रिकॉर्डिंग सर मुझे शेयर कर देंगे, मुझे आधे घंटा लगभग मिस हो गया है। रिकॉर्डिंग कितना शेयर करता रहूंगा फिर इसका आज वाला सर। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ जी सर। तो देखिए, MR जायकर साहब, मैं क्लास के बाद में एक बार रिवीजन करवा दूंगा सारा चीजें, एक बार मैं फटाफट रिवीजन करवा दूंगा। MR जायकर साहब को त्याग पत्र देना पड़ा था, और तब अंबेडकर जी का वहां से पुनर्निर्वाचन हुआ था। देखो संविधान के निर्माण में हम इसकी बैठक, देखो अब यहाँ पे लिख लो एक स्टार लगा करके, ये क्वेश्चन आपके शायद 67 BPSC में पूछा था, संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है। तो वहां पे लिख लो, जब संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है, बैठक डेट लिख लो, ये हुआ था 9 दिसंबर, यही क्वेश्चन पूछा था शायद, यही क्वेश्चन था ना जी? यस सर।
क्वेश्चन 1946। ये था कि राजेंद्र प्रसाद किस दिन अध्यक्ष बने थे, क्वेश्चन ये था, अप्रत्यक्ष ना रूप ना से ना, पूछा था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, क्वेश्चन ये था शायद। अच्छा जी, हाँ, मैंने क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, मुझे याद है। ठीक है, तो देखो 1946 के 9 दिसंबर में जो 1946 को हुआ था, तो क्या इस प्रथम अधिवेशन में लीग के प्रतिनिधि शामिल हुए थे या नहीं हुए थे? नहीं हुए थे। लीग नहीं हुआ था, वेरी गुड। लीग, मुस्लिम लीग, ध्यान रखना, मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ। ठीक है, तो लिख लो, नोट लगा करके, मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ। तो इस बैठक में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, आपसे क्वेश्चन बनेगा, यहीं पे ये स्टार है। इसमें कुल सदस्य कितने रह गए, कुल सदस्य कितने बैठक में उपस्थित हुए? 207। ठीक है, 207 लिख लो, उपस्थित हुए थे। चलो अब संविधान के निर्माण करेंगे, तब वहां पे संविधान सभा के बारे में और डिटेल से हम पढ़ेंगे। यहाँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे इन चीजों को हमने लिख लिया है। अभी इसको पूरा और डिटेल लिखना है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। तीसरी बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। और तीसरी से ही एक तरह से कहें तो संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली का शुरुआत अगर माना जाए तो तीसरी बैठक से है। फिर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया उसी में हम देख लेंगे। इसके बाद लिखिए। हाँ सर, एक छोटा सा कंफ्यूजन है। संविधान सभा का जो वो गठन हुआ कैबिनेट मिशन के हिसाब से प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, जो प्रांत से चुने हुए प्रतिनिधि थे उन्होंने चुना, उसके हिसाब से वही आगे बढ़ रहा है ना? हाँ, वही बढ़ रहा है, वही बढ़ रहा है। मैंने यहाँ पे वही चीज बताया था। तो जो कैबिनेट मिशन हमने पढ़ा था, याद होगा, तो कैबिनेट मिशन में हमने क्या देखे थे कि कुल सदस्यों की संख्या 389 करा गया था, याद है? हाँ, 292 93 प्लस। हाँ, ये देखो 389 कुल सदस्य 389 किया गया था। और 389 में ब्रिटिश प्रांत में से 292 सदस्य थे और 4 चीफ कमिश्नरी के। तो चीफ कमिश्नरी में एक दिल्ली है, दूसरा अजमेर मारवाड़ था, तीसरा कुर्ग कमिश्नरी था और चौथा कमिश्नरी था ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 कमिश्नरी भी याद रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के 4 प्रमुख कमिश्नरियों में से नहीं थे? अगर मान लो कुछ इस तरह के पागलपंती टाइप, दिल्ली अजमेर मारवाड़ एक साथ, अजमेर मारवाड़ दोनों मिला करके कुर्ग, एक अलग है ब्रिटिश बलूचिस्तान और ब्रिटिश बलूचिस्तान। और इसी में मैंने बताया कि लास्ट में जो चुनाव हुआ था, जो मैंने बताया कि जो जुलाई और अगस्त में जो चुनाव हुआ था, उसमें कितने सदस्य कहाँ से चुन करके आए थे, जिसमें से 208 कांग्रेस के थे, 73 निर्दलीय थे और एक सदस्य कुछ अलग अलग पार्टी के थे, जैसे यूनियनिस्ट है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एक थे, कृषक प्रजा पार्टी एक थे और सिख से एक थे और 8 लोग निर्दलीय चुन करके इसमें आए थे। इसमें जो एंग्लो इंडियन थे फ्रैंक एंथनी थे और पीएच मोदी साहब पारसी समुदाय से चुन आए थे इसमें। इसके बाद मैंने क्वेश्चन दिया था कि बी.आर. अम्बेडकर साहब कहाँ से चुन करके आए थे? तो पहले पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, पंजाब पश्चिम बंगाल में तो नदिया जगह है, तो हाँ वही पूर्वी बंगाल कहिए उसको। बाद में जब बंटवारा हो गया, वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिर वो पूना से चुने गए थे। और पूना से जब चुने गए थे तो किसको कांग्रेस से त्याग देना पड़ा था? तो उस त्याग दिए थे एम.आर. जायकर साहब। जायकर साहब त्याग दिए थे, तब अम्बेडकर साहब वहां से संविधान सभा में आए थे। और बताया कि जो पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर को हुआ था, लीग इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो इस प्रकार कुल सदस्य जो है ये 207 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, आगे हम संविधान के निर्माण की जो बात करेंगे, तो वहां पे हम पूरा इसमें एक प्रक्रिया को देखेंगे। इसके जो बैठक, अलग अलग बैठक है 11 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 वाला, वहां पे वो टोटल चीज हम पास करेंगे। ठीक है, एक क्रोनोलॉजी अभी देख रहे हैं।
तो इसीलिए इस क्रोनोलॉजी में अब आप एक हेडिंग दीजिए। ध्यान रखना, बुक में लिखा हो, कई जगह पे कई किताब पढ़ोगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्रोनोलॉजी में मिलना बड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने जो लिखवाया है वो क्रोनोलॉजी में है। और ध्यान रखो, आपके आईएएस से लेकर के पीसीएस तक में क्रोनोलॉजी खूब पूछा है, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या आईएएस हो, या यूपी पीसीएस हो। यहाँ से क्रोनोलॉजी खूब है आपके, जो सीधा क्रिप्स मिशन से लेकर के आजादी तक का क्रोनोलॉजी, ठीक है, कि क्या किससे बाद में आया था, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, एकदम क्रोनोलॉजी में मैंने लिखा है। देखो, एक पेज का नोट है ये, क्रोनोलॉजी सारा लिखा हुआ है कि ताकि कहीं गलत ना हो जाए, और सारा डिस्कशन हम इस पे कर रहे हैं। तो इसके बाद आप लिख लीजिए, संविधान सभा का गठन कर लिया हमने। अब लिखो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, ठीक है, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। प्रधानमंत्री इटली ने कब घोषणा किया था कि भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है? प्रधानमंत्री ने कब घोषणा मार्च किया था? 1946। मार्च 1946। डेट 14 मार्च। 14 मार्च 1946। हाँ, 14 1946। मार्च। वो एक अलग ये घोषणा है, ठीक है। इसमें बोला था कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, ठीक है, भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। और ये जो घोषणा है, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, इसमें लिख लीजिए, ये घोषणा आया था 20 फरवरी 1947। इसी पर आपके बीपीएससी में 67th में क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन यहां से था 67th में। लगभग प्रत्येक साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन होता ही है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, ठीक है। लिख लीजिए, इटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार, यही क्वेश्चन था आप लोगों का, ब्रिटिश सरकार कितना तारीख निर्धारित करा था? जून 1948। हाँ, 30 जून नहीं, याद, ये डेट पूछा था 1948। 30 जून 1948 के पूर्व, ध्यान रखना, के पूर्व मतलब कि पहले, पूर्व लिख लिया, सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। सत्ता भारतीयों को सौंप देगी, या सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को कर दिया जाएगा। क्लियर? ठीक है, लिख लिया ये पॉइंट। क्वेश्चन क्या था, किसी को क्वेश्चन याद है? 67th वाला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा के अनुसार भारत को कब स्वतंत्र करने का कुछ ऐसा था या क्या था? यही था 20 फरवरी 1947 का, या 30 जून 1948 वाला था आंसर? मुझको क्वेश्चन तो याद है कि इससे एक क्वेश्चन था 1948 वाला। 1948। 1948 वाला, 30 जून वाला, ठीक है, 1948 वाला। ठीक है, ठीक है। चलो लिखो। अब देखो, अब सत्ता के हस्तांतरण की बात तो कर दिया कि सत्ता का हस्तांतरण होगा, तो इसकी व्यवस्था कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसकी व्यवस्था करने के लिए आप एक क्वेश्चन लिखिए, लिखो कि लॉर्ड बेवल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया गया था? लॉर्ड बेवल के स्थान पर माउंटबेटन। हाँ, बेवल। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बेवल का उत्तराधिकारी कौन था, याद रखना, ठीक है। अब बेवल के स्थान पर वायसराय चुन करके भेजा गया था लॉर्ड माउंटबेटन।
जानते हो जो स्मार्ट बोर्ड होता है ना, वो टेलीविजन टाइप पे जो उसको टच स्क्रीन बोर्ड या पैनल जो बोलते हैं, उस पे लिखना मतलब कि बोर्ड पे लिखने के बराबर होता है। लेकिन ये छोटा सा बोर्ड पे लिखना इस पे दिखता नहीं है, बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो माउंट बेटन को भेजा गया था। अब देखो माउंट बेटन ने अब यही कि भारत का स्वरूप कैसा होगा, इसने निर्धारित करा कि भारत का स्वरूप कैसा होगा। स्वरूप कैसा होगा भारत का, और इसके लिए इसने एक योजना प्रस्तुत किया था। ठीक है, और वो योजना प्रस्तुत किया था, याद रखना, 3 जून को, 3 जून 1947। ठीक है, वो योजना प्रस्तुत किया था जिसे हम किस नाम से जानते हैं, माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना के नाम से जानते हैं, या कई जगह पे आप देखेंगे कि इसे 3 जून का योजना भी कहते हैं। 3 जून का योजना। ठीक है, 3 जून का योजना भी कहते हैं। देख लो माउंट बेटन योजना। ये सब डेट देखिए आपके जो खास करके पीसीएस में डेट पूछता है, या फिर स्टेटमेंट भी बना करके क्वेश्चन देगा, कहीं भी पूछ सकता है। 3 जून याद रखिए। क्लियर, आगे बढ़े। लिख लिया सबने? यस सर। चलिए नेक्स्ट। अब मुझे एक चीज ये बताइए, यस सर। हाँ, एक चीज ये बताइए मुझको, जब माउंट बेटन योजना लाया गया था, ठीक है, तो इस योजना की पुष्टि के लिए कांग्रेस की कहीं अखिल भारतीय कमेटी की मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी? वो बैठक कहाँ हुआ था? स्टार लगा के क्वेश्चन लिखना यहाँ से, और 100% लिख लो कि ये क्वेश्चन आप लोग को मिलना चाहिए आगे आगामी पेपर में। कहाँ हुई थी इसकी बैठक? नहीं पता है सर। नहीं पता है। और कोई? चलो लिखो आप। सर बोलिए। ऑप्शन दे सकते हैं, ऑप्शन चल, दीजिए हाँ सर। दे रहा हूँ। पटना, मुंबई, हाँ। मद्रास, कलकत्ता, और एक और है, इनमें से कोई नहीं। मुंबई। मैं भी शैतान हूँ। दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो लिखो लिखो लिखिए इस योजना, या ऐसे लिखिए, माउंट बेटन योजना की पुष्टि के लिए, माउंट बेटन, ये स्टार लगा के लिखना और इसको भूलना मत। माउंट बेटन योजना की पुष्टि के लिए 14 जून, डेट याद रखना, 14 जून। देखो एक क्रोनोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। 1947, 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई थी। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की एक दिल्ली में बैठक हुई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ये 100% यहां से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और कोई? और कोई? एक क्वेश्चन ही लिखो, तो क्वेश्चन लिखो या केवल नोट लिखवा दूं? सर लिखा दीजिए। क्वेश्चन लिख कर दीजिए सर, ध्यान रहता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे ध्यान रखता है। सर लिखिए इसका क्या होगा? लिखिए, माउंट बेटन योजना की पुष्टि के लिए, माउंट बेटन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली बैठक ब्रैकेट में 14 जून 1947 देख लेना, दिल्ली बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी या किन्होंने की थी? किसने की थी? इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? और ये क्वेश्चन देखो 100%, 4, 5, 10, 20 जितना स्टार लगाना है लगा लो कि अध्यक्षता किसने की थी। पहला लिख लो जवाहरलाल नेहरू, नहीं तो रंजीत गुस्सा होकर के फिर क्लास में से भाग जाएगा। दूसरा लिख लो इसका सरदार मतलब क्या आंसर नहीं है। दूसरा लिख लो अबुल कलाम आजाद, तीसरा लिख लो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है शायद। ये ना बिहार का जैसे क्वेश्चन समझ में आया और बिहार के लोग हैं, फटाक से आंसर लगा देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं नहीं कह रहा कि गलत या सही है, अगर किया था नहीं सर, बिहार का नहीं, मतलब एक था ना जो उनको, नहीं मेरे को लगा कुछ और कि और उस एक टाइम और तक लिख लो, अब्दुल कलाम के बाद एक लिखो, वेरी गुड, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके देखने को मिलेगा। बिहार में तो 3 ऑप्शन देगा, तो 3 देगा तो एक रहेगा। देखो बिहार में कौन कौन सा ऑप्शन देगा, एक गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम आजाद, ये 3 ऑप्शन रहेगा। नेहरू जी इसमें नहीं रहेंगे। ठीक है, याद रखो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ये बैठक की गई थी। ठीक है, समझ में आया? एक और क्वेश्चन लिखो, एक और स्टार लगा के क्वेश्चन लिखिए और लिखिए माउंटबेटन योजना की पुष्टि के लिए आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन ऑल इंडिया अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी, ठीक है, ये फिर डेट लिख लेना ब्रैकेट में 14 जून ना, जून 1947 को जो बैठक हुई थी। क्वेश्चन लिखिए, माउंटबेटन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली, ब्रैकेट में लिख देना नई दिल्ली की बैठक में निम्न में से किसने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सेम है, ऑप्शन वही लिख लूं। पहला क्या था, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन मैंने क्या दिया था, अबुल कलाम आजाद। सर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत। हाँ ठीक है, अबुल कलाम आजाद। दूसरा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरा लिख लीजिए गोविंद बल्लभ पंत। इनको मैं नहीं भूल सकता अभी, गोविंद बल्लभ पंत। तो भारत विभाजन प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? और क्वेश्चन ये भी रह सकता है, इसी क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को और करके लिख लो
कि या और नहीं, मतलब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से अखिल भारतीय कांग्रेस की किस मतलब समिति की किस मीटिंग में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था? याद रखना, दिल्ली, किसमें? दिल्ली समिट में। तो इसमें कौन थे जो भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? एक कह रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, और कोई? इसका आंसर लिख लो, सही है मुझे लग रहा है नेहरू। नेहरू जी। और कोई? चलो कोई नहीं, सभी लोगों का मौन व्रत है। तो ये इसका सही आंसर है गोविंद बल्लभ पंत, याद रखना। इसकी अध्यक्षता किया था, देखो इसका अध्यक्ष हो गए राजेंद्र प्रसाद, याद रख लो, अभी लिख लिया आप लोगों ने, राजेंद्र प्रसाद। इसमें प्रस्ताव पारित करा था, भारत विभाजन प्रस्ताव पारित करने वाले थे गोविंद बल्लभ पंत। और इसका अनुमोदन या समर्थन किसने किया था? अब इसी क्वेश्चन, इसी पे एक लाइन लिख लो कि भारत विभाजन प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? वो अब्दुल कलाम आजाद करेंगे या नेहरू जी करेंगे? तो ऐसे लिखोगे कि या करेंगे या करेंगे, ठीक है, तो लिख लो इसका समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, तो यहां से देखो जो 14 जून 1947 के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति जो नई दिल्ली में हुई थी, यहां से आपके 3 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। एक, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दूसरा, इसमें भारत विभाजन प्रस्ताव किसने पारित किया था? और भारत विभाजन प्रस्ताव का अनुमोदन या समर्थन किसने किया था? तो अबुल कलाम आजाद जी ने किया। क्लियर? ये समझ में आया? अब देखो, ये एक आप वहीं पे एक छोटा सा लास्ट में नोट लिख दो कि माउंटबेटन योजना को, चूंकि इसमें विभाजन है तो दोनों का तुष्टि का मतलब मुस्लिम लीग की तुष्टिकरण हो गया है, तो लिख लीजिए माउंटबेटन योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की सहमति मिली। और देखो, इसी आधार पे माउंटबेटन योजना के आधार पर जब सहमति मिल जाएगा तो इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया जाएगा। देखो, माउंटबेटन योजना का जो कुछ प्रावधान था उसमें देखो कुछ प्रावधान, जैसे अगर हम प्रावधान की बात करें, सर क्या बोले माउंटबेटन योजना को? क्या लिख लीजिए, माउंटबेटन योजना को मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस की सहमति मिली और इसी आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। अब दोनों सहमत है तो स्वतंत्रता का अधिनियम पारित कर दिया गया। देखो, माउंटबेटन योजना का जब इसके जो प्रावधान पर हो गए ना, इसके प्रावधान और 1947 के जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, दोनों रिपीटेड हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लिख लो, माउंटबेटन योजना के कुछ प्रावधान लिखना है या छोड़ दो, ये बताओ। बेटन सर लिखा दीजिए। योजना के कुछ प्रमुख प्रावधान लिख लीजिए, कुछ प्रमुख प्रावधान, क्योंकि रिपीटेड हो जाएगा। जो हम भारत छोड़ो, आज हम आजादी तक लेकर के चलेंगे, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और भारत को आजाद कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टारगेट होगा संविधान का निर्माण, और संविधान का निर्माण और उसी में जितने आयोग वगैरह बना था वो देख लेंगे, और हो सकता है कि संविधान की विशेषता, क्योंकि आज मेरा काम है कि आज मैंने पॉलिटी या ज्योग्राफी रखना था। पॉलिटी इसी व्यू से रखा है कि जितने भी जो हमने आजादी से पहले जितने भी संवैधानिक प्रावधान किए गए थे उसको आज कंप्लीट कर लें। इसमें देखो, सबसे पहला छोटा छोटा पॉइंट लिखते जाइए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश भारत का विभाजन। ब्रिटिश भारत का विभाजन 2 उपनिवेशों, ध्यान रखना अभी उपनिवेश होगा, देश नहीं होगा, क्योंकि अभी देश आजाद नहीं हुआ है। ठीक है, माउंटबेटन योजना जब आया है देश आजाद नहीं हुआ है। 2 उपनिवेशों
दो उपनिवेशों कौन कौन से, भारत भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान, हाँ, भारत और पाकिस्तान में किया जाएगा। पहला पॉइंट ध्यान रखना, उपनिवेश, यही सब चीजें कई बार यूपीएससी में लोग गलती कर लेते हैं। बिहार स्टेट कमीशन में तो थोड़ा सा चल जाता है, लेकिन यूपीएससी शब्द को पकड़ता है। इलेक्टेड, समझ रहे हैं, सेलेक्टेड, ये सब शब्द वहां पे आपको याद रखना पड़ता है। तो यहाँ उपनिवेश है, देश नहीं है। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान, जो संविधान सभा का हमने गठन किया है अभी, संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान, ये संविधान बनाने के लिए था। संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र को या तो बोला गया था कि वहां पे कुछ जो क्या कहते हैं, लोगों का राय लिया जाएगा, और या फिर मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान बनाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लागू नहीं होगा। कहा गया कि इसके लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा और वो अपना संविधान बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसको क्या होगा, लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप लोग। लिखो, जैसे देखो अब इसमें है, लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट ही बना लो, इसको एक पॉइंट ही बना लो। लिखो, सिंध की विधानसभा तय करेगी कि भारतीय संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं। इसको फ्री छोड़ दिया गया कि आप निर्धारित करिए विधानसभा को कि आप भारतीय जो संविधान सभा है उसमें शामिल होना है या नहीं। लेकिन इसने, सिंध ने किसको चुना था, पाकिस्तान को चुना था। तो संविधान सभा में शामिल होने की बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। नेक्स्ट लिख लो, NWFP, इसको ऐसे लिखना, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह कराया जाएगा। और इसने किसको चुना था, इसने भी चुन लिया था पाकिस्तान को। अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान को यहाँ पे एक स्टार लगा करके लिखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के खूब पूछा हुआ है। ठीक है, जब NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंसेस थे, सीमा प्रांत के जो प्रोविंसेस थे, उस पे जो जनमत संग्रह की बात की गई थी, तो इसका विरोध किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान। वेरी गुड, इसका खान अब्दुल गफ्फार खान ने, एक क्वेश्चन आप लोगों से खूब पूछा हुआ है। ठीक है, तो लिख लीजिए इस जनमत संग्रह का, या ऐसे लिख लो कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की जनमत संग्रह की मुद्दा का खान अब्दुल गफ्फार खान सर पाकिस्तान में चला गया था। हाँ, अब्दुल, ठीक है, गफ्फार खान, इसको किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी। हाँ, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, लिख लो, इसमें माउंटबेटन योजना में, नेक्स्ट पॉइंट, माउंटबेटन योजना में सत्ता का हस्तांतरण की तिथि
की तिथि 15 अगस्त 1947 निर्धारित किया गया। नेक्स्ट लिख लो, जो रियासत थे, रियासतों को 3 तरह की छूट मिली। एक, या तो वो स्वतंत्र रह सकता है, या चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकता है, या चाहे तो कहां मिल सकता है, भारत में मिल सकता है। तो रियासतों को यह छूट थी कि वह स्वतंत्र रहे, या पाकिस्तान में मिले या भारत में मिल जाए। क्लियर? एक पॉइंट और लिख लो, लिख लो सीमा आयोग का गठन। सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, यहीं पर लिख लो जहां पे सीमा आयोग लिखा है, मैं लिखवा ही दे रहा हूं इसको, आप लोगों के लिए सही है। ये यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो ये जो रियासतों को छूट दी गई, यहाँ तक लिख सके। अच्छा, मैंने ये बताया, देखो रियासतों को छूट दिया गया था कि या तो वो स्वतंत्र रहे, या पाकिस्तान में मिल सकता है, या भारत में मिल सकता है। मतलब वो पूरी तरह से स्वतंत्र था। आप निर्धारित करिए कि आपको क्या करना है। आपको स्वतंत्र रहना है तो स्वतंत्र रहिए। बाद में हम देखेंगे कि रियासतों का विलय कैसे हुआ था, तो कौन कौन सी रियासत अपने आप को स्वतंत्र रखा था। ठीक है, या पाकिस्तान के साथ चले जाइए, या भारत में मिल जाइए। इसके बाद इसमें यह भी कहा गया कि सीमा आयोग का गठन होगा। तो इसी पर मैं थोड़ा सा चर्चा कर ले रहा हूं कि सीमा आयोग, यहां से आप लोगों के क्वेश्चन पूछा है। सीमा आयोग, देखो सीमा आयोग किस चीज के लिए सीमा आयोग का गठन करना था। सीमा आयोग खास करके जो हमारा जो आज का क्या, हाँ बोलिए रंजीत। पाक सीमा, भारत और पाक सीमा के बीच, हाँ, तो भारत और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण थी। हाँ, तो इसमें देखो, इसमें भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा निर्धारण के लिए 2 सीमा आयोग का गठन किया गया था। याद रखना, सीमा आयोग थे 2। कौन कौन से? तो एक पंजाब सीमा, पंजाब सीमा के लिए सीमा आयोग, ठीक है। और दूसरा था बंगाल सीमा आयोग, बंगाल सीमा आयोग। और ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए जो अध्यक्ष इसके लिए जो अध्यक्ष बनाया गया था वो थे सर रेडक्लिफ। सर इसमें 2 नाम आता है, मुझे कंफ्यूजन होता है। क्या? रेडक्लिफ में पढ़ी थी, 2 नाम आता है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। रेडक्लिफ और रेडक्लिफ करके वो भी रेडक्लिफ ही था वो, और दूसरा दोनों नाम में रेडक्लिफ ही है, उसके पहले कुछ नाम अलग है। नहीं, सर रेडक्लिफ सीमा आयोग जो पाकिस्तान के लिए सीमा जो बनाया गया था वो रेडक्लिफ था, और अफगानिस्तान के लिए डुरंड, और मैकमोहन हमारा जो अरुणाचल प्रदेश वाला है चीन के साथ। ठीक है, ये दोनों के लिए रेडक्लिफ। इसमें देखो 2 नाम, कौन सा नाम आता है एक बार बताएंगे? इन दोनों आयोग का अध्यक्षता रेडक्लिफ साहब ने किया था, और इसमें 2+2 मेंबर होते थे। दोनों में 2 कांग्रेस के थे और 2 मुस्लिम लीग के मेंबर होते थे। ठीक है, एक और कौन सा नाम है पाकिस्तान के साथ? याद रखो, रेडक्लिफ लाइन है, डुरंड हम रेखा अफगानिस्तान का, वो बहुत पहले की बात है, और उसका अफगानिस्तान का एक अलग ही कहानी है। जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो एंग्लो अफगान वॉर है क्या है, जब पढ़ोगे उसको तो बहुत उड़ जाएगा, जब ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए, कि किस तरह से रसिया भारत की ओर बढ़ता, मतलब मध्य एशिया से होते हुए
किस तरह से पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहा है और इससे अंग्रेज को क्या परेशानी है, क्या समस्याएं हैं। तो समस्या के निदान के लिए अफगानिस्तान एक फ्रंटियर का काम कर रहा है दोनों के बीच में, भारत की जो उपनिवेश है उसको बचाने के लिए। वहां पे दो तरह की पॉलिसी अपनाई गई थी। वो हिस्ट्री में अगर होगा उतना डिटेल पढ़ाना, तो अगर हिस्ट्री अगर डिटेल से पढ़ाने लगे तो वो 2 महीना चलेगा, ठीक है। तो वो वहां पे हम फैक्ट निकालेंगे, कुछ जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण फैक्ट होगा, तो उस तरह से डिटेल पढ़ोगे तो प्री के लिए, आईएएस के प्री के लिए आपका जो दृष्टि वगैरह में है 2-2 साल तक क्लास चलता है। और पता ही होगा जो एडमिशन लेते हैं उसके बाद पता चलता है कि कितने टाइम में कोर्स कंप्लीट होता है, ठीक है। इसीलिए मेरे से जो भी लोग पूछते हैं तो उसको मैं सीधे बोलता हूँ कि पहले घर पे बैठ करके एनसीईआरटी को 2-3 राउंड पढ़ लो, क्लास 6ठी से लेकर के 12वीं तक, तब कोचिंग ज्वाइन करो। नहीं तो पता चलता है कि कोचिंग ज्वाइन करने के बाद जब क्लास बहुत हो जाती है तब पता चलता है कि यार एनसीईआरटी भी कुछ चीज है जो पढ़ना था। तब जा करके बच्चे फिर क्लास के साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो वो गलती नहीं करना चाहिए। पहले सेल्फ स्टडी होना चाहिए सिविल की तैयारी के लिए। जम करके 1 साल घर में बैठ करके सेल्फ स्टडी करें और उसके बाद जब बेस क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, तब जा करके कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रावधान था इसमें, और कुछ इसी से मिलता जुलता प्रावधान है हमारा। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आज यहाँ तक हम खत्म ही करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अधिनियम। देखो पहला पॉइंट, माउंटबेटन योजना के अनुसार, माउंटबेटन योजना के अनुसार अधिनियम को 4 जुलाई 1947, माउंटबेटन योजना के अनुसार अधिनियम को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। हाँ, एक चीज मुझको याद आ गया, इसमें लिख लो। जैसे जो आपने ये लिखा ना कि ये सीमा आयोग के लिए रेड क्लिफ का, तो रेड क्लिफ साहब ये इसने काम करना एक तरह से समझो, ये 8 जुलाई 1947, ठीक है, 1947 भारत में आए थे और वो काम करना शुरू कर दिए थे। और रेड क्लिफ आयोग का जो प्रकाशन हुआ था, ये रिपोर्ट प्रकाशन हुआ था, प्रकाशन में आया था, या इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था वो 17 अगस्त को दिया था, और इसे 17 अगस्त को एक तरह से इसे प्रकाशित कर दिया गया था। तो प्रकाशन लिख देना 17 अगस्त 1947, और पीछे ऐड कर लो इसको, ठीक है। देखो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था, जो लिख लो, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया, इसे स्वीकृति मिल गई थी, ठीक है, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली, स्वीकृति, ठीक है। अब इसमें वही है पहला प्रावधान। इसके जो अगर हम प्रावधान की बात करें, ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 जुलाई है, और मैंने रेड क्लिफ के बारे में बोला कि 8 जुलाई को वो काम करना शुरू कर दिया था भारत में। तो प्रावधान जो ये है, इसमें सबसे पहला है कि 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन जो होगा, अभी जैसे हमने पहला लिखा था कि 2 उपनिवेश भारत और पाकिस्तान बनाया जाएगा। 15 अगस्त वाला तो सेम पॉइंट है, वो इसमें कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें जो कहा गया कि एक भारत होगा और दूसरा
पाकिस्तान होगा। और ध्यान रखना अभी भी ये क्या है, डोमिनियन स्टेट की बात किया गया था। ठीक है, किस तरह की बात की गई थी, डोमिनियन राज्य, डोमिनियन स्टेट, ध्यान रखना, डोमिनियन उपनिवेश राज्य है। तो भारत में जो कहा गया कि भारत में जो गवर्नर जनरल होंगे वो कौन होंगे, भारत में लॉर्ड माउंट, भारत के राजगोपाल लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर और जनरल, पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ माउंटबेटन, ठीक है, गवर्नर जनरल होंगे माउंटबेटन, और यहाँ का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना साहब। ठीक है, तो यहाँ लिख लो जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, क्लियर। और भारत में जो प्रधानमंत्री होंगे वो कौन होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। और पाकिस्तान में लियाकत अली खान। वेरी गुड, लियाकत अली। ठीक है, प्रधानमंत्री। अब देखो संविधान सभा का गठन भारत में हो चुका है, तो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन होगा, एक प्रावधान होगा। अब देसी रियासत मतलब जो हमने संविधान सभा की बात की है, तो संविधान सभा वही जो पॉइंट लिखा कि भारत का जो संविधान सभा है वो मुस्लिम बहुल जो देश बनेगा पाकिस्तान, उस पर लागू नहीं होगा। फिर हमने देसी रियासत के बारे में पढ़ा, सेम पॉइंट है कि देसी रियासत को ये आज़ादी दी गई कि आप चाहे तो स्वतंत्र रहिए इसमें, रियासत को, कि आप स्वतंत्र रह सकते हैं या भारत में मिल सकते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं कि आप पाकिस्तान में मिल सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए, लिखो इसमें कि भारत मंत्री पद, मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट एक आप लिख सकते हैं जो सीमा विवाद, सीमा के लिए मैंने वहां पे लिखवाई दिया पूरा कि सीमा के लिए रेडक्लिफ साहब का, और जो हमारा WFP के बारे में मैंने लिखवा ही दिया। इसके बाद देखते हैं कुछ बुक में और कोई पॉइंट आपके लाइक है तो उसको लिख लो। नेक्स्ट लिख लो कि वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, आपकी बुक में भी है ये, वायसराय का पद, भारत मंत्री जो पद था उसको भी समाप्त कर दिया, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन के लिए जो गवर्नर जनरल का सृजन किया गया है वो मैंने बता दिया है, पहले लिखवा दिया गया, तो जिसकी नियुक्ति देखो। इसके बाद इसमें एक पॉइंट लिख लो, भारत इसमें ऐसे लिख लीजिए लास्ट में इसी अधिनियम के आधार पर 14 एवं 15 अगस्त 1947 1947 14-15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत, ठीक है, नामक दो, ठीक है। अभी भी देखो, अभी भी यहाँ पे डोमिनियन की तरह ही इसे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान और भारत क्या है, इसको मतलब कि जो अभी 14-15 अगस्त, क्योंकि ध्यान रखो कि आजादी के तुरंत बाद हमने ऐसा नहीं है कि गवर्नर जनरल तुरंत हट गया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो 14-15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया। इसके बाद लिखिए एक स्टार लगा करके क्वेश्चन लिखो, स्टार लगा करके क्वेश्चन लिखिए। बाद में देखो इसमें ये भी था कि जो संविधान सभा द्वारा संविधान का जब तक निर्माण नहीं होता है तो जो 1935 के जो अधिनियम थे उसी पे शासन किया जाएगा। तो उसको चाहो तो लिख लो आप लोग, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना कि संविधान के निर्माण तक। बोलिएगा एक बार फिर,
स्कूल में संविधान, निकले। जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता 1935 के अधिनियम ही जारी रहेंगे। ठीक है, 1935 के अधिनियम जारी रहेंगे। एक क्वेश्चन लिखो तो स्टार लगा करके, स्टार लगा करके एक क्वेश्चन लिखो। लिखो, निम्नलिखित में से किस तिथि तक, या किस स्थिति तक कह सकते हैं, किस स्थिति तक भारत का राजनीतिक दर्जा, भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य, कोट एंड कोट कर देना, औपनिवेशिक राज्य का था। क्वेश्चन एक बार पढ़ो तो क्या लिखा आप लोगों ने। निम्नलिखित में से किस तिथि तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य का था, किस तिथि तक। हाँ, पहला ऑप्शन लिख लो, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। दूसरा लिखो 26 क्या कुछ परेशानी है साक्षी, आपको कुछ पूछना है क्या। 26 जनवरी 1950, यही आंसर है सर, यही आंसर है 26 जनवरी 1950 तक। तो देखो, इसीलिए मैंने ये लिखवाया, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला था कि 15 अगस्त 1947 तक, 14 और 15 अगस्त 1947 तक भारत जो है, भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, इसी को जस्टिफाई करने के लिए मैंने ये दिया था, दो डोमिनियन। अब समझ में आया ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा था। ठीक है, क्लियर। भारत पूरी तरह से, जो कहते हैं ना कि ब्रिटिश राष्ट्रकुल के सदस्य की सदस्यता जो है उसे त्याग सकता है, क्या कर सकता है, ये सब चीजें हम देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि अभी तक 26 जनवरी 1950 तक ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य ही था भारत। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि देश में कैसे कैसे हमारा जो संवैधानिक गतिविधियां हैं वो बढ़ेगा, राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, बाद में फिर चुनाव होगा, तो सब चीजें हमारा एक लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक, स्वतंत्र प्रजातांत्रिक देश की जो छवि है वो उभर करके भारत में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट हेडिंग दो, भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण। देखो, इसमें हमने संविधान सभा का गठन कर लिया है, संविधान सभा का गठन ये पढ़ लिया था।
तो गठन कैसे हुआ था इस पे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा नहीं करेंगे, सीधे संविधान सभा के कार्यप्रणाली पे आ जाएंगे। क्लियर? क्योंकि संविधान सभा का गठन हमने पहले कर लिया है और यही संविधान सभा का जो गठन हमने किया है वो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगा। उसकी क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे संविधान का निर्माण होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और संविधान बनने के बाद फिर हम प्रॉपर संविधान पे आ जाएंगे और जो भी आप लोगों के महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा संविधान पे आ जाएंगे। किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू सर। ठीक है, गुड नाइट। हाँ, प्रणाम गुड सर। नाइट। हाँ, प्रणाम।